दोस्तों, एक लड़के की शादी एक बेहद खूबसूरत और बहुत पढ़ी लिखी लड़की से तय होती है। इस शादी को लेकर वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो शादी से पहले ही कार खरीद लेता है और 10 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर घर में सारी सुविधाएं कर लेता है कि ताकि उसकी होने वाली पत्नी को कोई परेशानी ना हो, ऐसे से उसके साथ जिंदगी गुजार सके। लेकिन दोस्तों, शादी में जब मात्र 4 दिन बचे थे, तभी वो लड़की शादी के लिए मना कर देती है। उसके बाद वो लड़की कहीं और शादी कर लेती है और लड़का जो है वो तो बुरी तरीके से फंस जाता है, क्योंकि उसने इतना सारा कर्ज ले रखा था। धीरे धीरे 4 सालों का वक्त बीत जाता है। बैंक वाले उसे कर्ज को लेकर परेशान करते हैं, नोटिस देते हैं कि बैंक का पैसा वापस करो वरना तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। दोस्तों, भागा भागा बैंक में जाता है और बैंक में जाता है जब मैनेजर के सामने, तो उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, क्योंकि वही लड़की होती है जिसने उसे शादी के लिए मना करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, एक बहुत ही अनोखी बहुत अच्छी कहानी आई है, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तराखंड के देहरादून की। एक लड़का जिसका नाम होता है अजय कुमार, जो कि एक प्राइमरी का टीचर होता है। उसकी शादी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की से होती है। उस लड़की का नाम आराध्या होता है। जब शादी तय होती है बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड रहता है, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। उसके लिए एक नई कार खरीद लेता है, घर में सारी सुविधाएं कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जब शादी में 4 दिन बचे थे, तभी उस लड़की का एक रिजल्ट आता है। IBPS में वो PO का एग्जाम पास करके डायरेक्ट बैंक मैनेजर बन जाती है। जब वो मैनेजर बन जाती है तो दोस्तों, उसके जो माता पिता होते हैं, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, अब वो कहते हैं कि तुम एक प्राइमरी टीचर से शादी करोगी, तुम तो बैंक मैनेजर बन चुकी हो। वो कहती है तो क्या हुआ, शादी से पहले तो मेरी कोई नौकरी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों का उसमें इतना अहम रोल हो जाता है कि वो शादी ना करने का मन बना लेते हैं। अब इधर जो लड़का होता है अजय कुमार, वो तो और भी खुश होता है, क्योंकि उसकी पहले से बातचीत उससे चल रही होती है कि क्या कर रही हो, तो कहती है मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम दिया है, उम्मीद है निकल जाएगी। जैसे वो रिजल्ट आता है वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि लाओ फोन करके आराध्या को बधाई दे देता हूं। लेकिन दोस्तों, जब वो बधाई देने के लिए फोन करता है तो दोस्तों, उसका फोन उठाया ही नहीं जाता। 4-5 बार फोन मिला लेता है, फिर सोचता है चलो एग्जाम पास करी है, बधाई देने वाले आ रहे होंगे, बिजी होगी और शादी का माहौल है, रिश्तेदार भी घर में होंगे, तो इसीलिए शायद मेरा फोन ना उठा पा रही हो। इसीलिए वो फिर शाम को फोन करता है और उसके बाद वो फोन उठाती है और उठाते ही अपने पापा को पकड़ा देती है, कहती है लो पापा से बात करो। अब दोस्तों, जब पापा से बात होती है तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि आपको पता होगा मेरी बेटी ने एग्जाम पास कर लिया है। तो बहुत खुश होता, कहता हाँ पापा मुझे पता है। कहते हैं कि लेकिन जो ये शादी 4 दिन बाद होनी है, वो अब हम शादी अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, इतना सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक रह जाता, बोलता क्यों चाचा जी? वो बोले कि ऐसी बात है कि अभी वो ट्रेनिंग पे जाएगी, उसके बाद फिर नौकरी ज्वाइन करेगी, इसमें 1-2 साल का वक्त लग जाएगा, फिर उसके बाद हम शादी कर पाएंगे। अब ये कहता है कि चाचा जी पूरी तैयारियां हो गई हैं, वो ट्रेनिंग करें, नौकरी करें, मैं उनके आड़े कभी नहीं आऊँगा और मैं कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन ये शादी तो हो जाने दीजिए, इज्जत का सवाल है, कार्ड बढ़ चुके हैं, सब कुछ मैंने बुक कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आराध्या के पिताजी मानने को तैयार नहीं थे। वो बोले कि अभी शादी 2 साल बाद ही होगी। ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं 2 साल बाद ही इंतजार कर लूँगा, उसके बाद ही शादी करूँगा। कहते हैं कि देखो, जुबान हम तुम्हें नहीं दे सकते, तुम अपनी शादी कहीं और कर लो। 2 साल का लंबा वक्त होता है, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस ये जान लो कि अभी हम ये शादी नहीं कर पाएंगे और आगे का भी कोई भरोसा नहीं है। अब दोस्तों, इतना कहकर वो फोन काट देते हैं। अजय के सामने कोई चारा नहीं था, वो बस अपनी बात रख सकता था। उसके बाद घर में कहता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो लोग बोले अगर तुम मना किए होते तो अभी वो लोग तुम्हारे ऊपर केस कर देते, तुमसे जुर्माना मांगते, ये करते वो करते। तो एक काम करो, तुम भी चलो केस करो। लेकिन अजय बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, देखो जबरदस्ती कोई काम होता नहीं है। अगर वो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती शादी करके और उसके बाद फिर उनको अपने यहाँ
लाकर ही क्या करेंगे जब मनमुटाव जिंदगी भर बना रहेगा। और वैसे भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है इस मामले में, तो बस लड़की पक्ष का ही सुना जाता है, तो इसीलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों दुखी मन से जो भी कुछ था उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन इधर जो है अब वो डिस्टर्ब हो चुका था, उसके माता पिता इस टेंशन में बीमार हो जाते हैं। वो एक नई कार लोन पर ले चुका था, बैंक से 10 लाख रुपए ले चुका था। अब प्राइमरी का टीचर था, उसको 35,000 40,000 रुपए सैलरी मिलते थे। धीरे धीरे वो जो है अपना कर्जा चुकता करने लगता है। 4 साल का वक्त बीत जाता है। कार की पूरी ईएमआई वो भर चुका होता है, लेकिन बैंक का जो लोन था वो उसका कुछ उसमें भी जमा किया था, लेकिन 10 लाख से बढ़कर वो 12 लाख रुपए हो चुका था। और इधर जो आराध्या थी वो अपनी ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग करने के बाद उसने शादी किया। शादी के बाद पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करती रही और फिर ट्रांसफर होकर उसका उसी बैंक में वो मैनेजर बनती है जिस बैंक में अजय का खाता होता है। अब वो आके जो बड़े कर्जदार थे उनकी लिस्ट निकलवाती हैं, तो उसमें अजय का भी नाम आता है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि ये वही अजय है, क्योंकि उसके पिताजी का नाम वो जानती नहीं थी। तो सनाप में जो नाम लिखा था उसके पिताजी का, उससे उन्हें पता नहीं चला कि ये वही अजय है। फिलहाल वो सबको नोटिस भिजवाने लगती हैं। अजय के पास भी नोटिस जाता है। अजय उसके बाद परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि आपका कुछ नीलाम कर दिया जाएगा। आपने घर के नाम पर लोन ले रखा है तो घर नीलाम कर दिया जाएगा। अब वो भागा भागा बैंक में जाता है, और बैंक में जब वो जाके वो प्यून होते हैं, वो कहते हैं कि मैनेजर साहब से बात करो। दोस्तों मैनेजर के कैबिन में घुसता है, तो घुसते ही तो उसके पैरों तले पहले तो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने जो है मैनेजर के रूप में वही आराध्या बैठी थी। और आराध्या भी उसको देखती है तो भी अवाक रह जाती है, क्योंकि वो भी पहचान जाती है कि अरे ये तो वही मास्टर साहब हैं जिसको हम लोगों ने शादी के लिए मना किया था। वो उसे बैठने का इशारा करती हैं। अजय बैठ जाता है। कहती हैं कि हाँ तो अजय कुमार जी, आपका 12 लाख रुपए लोन हो चुका है, आप कब जमा करेंगे? वो कहता है कि मैडम जमा कर दूंगा धीरे धीरे। फिर थोड़ी देर दोनों खामोश रहते हैं। फिर कहती हैं कि आपने ये लोन क्यों लिया था? तो अजय बोला कि मैडम मेरी शादी तय हुई थी, शादी होने वाली थी, लेकिन शादी हो नहीं पाई, उसी लिए मैंने ये सारा पैसा लोन ले रखा था। मैडम ने कहा कि 3 साल से आपने जो है लोन नहीं जमा किया, कुछ तो जमा किए होते। तो बोला मैंने 1-2 लाख रुपए इसमें जमा किया है, लेकिन मैंने कार भी ले रखा था, उसकी ईएमआई अभी तक भर रहा था, और लोगों से कर्जा ले रखा था, मेरा उसमें बहुत नुकसान हो गया था, मेरी शादी भी टूट गई और मैं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया, धीरे धीरे भर दूंगा। अब मैडम जो है उन्होंने कहा कि आपने इतना कुछ लोन क्यों ले लिया था? तो अजय ने कहा क्योंकि मेरी शादी जो है वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की से हो रही थी, और मैं पढ़े लिखों की बहुत इज्जत करता था, तो मैं सोचा जो है उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने उनकी सुख सुविधा के लिए ये सारा कुछ इंतजाम कर लिया था। सारा कुछ पैसा इधर उधर से लेके मैंने ये सब किया था, वरना मैं तो ऐसे ही रह लेता, मेरा कोई खास सपना नहीं था। अब दोस्तों जब आराध्या ये बात सुनती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वही इसकी जिम्मेदार थी। अब वो आ जाती हैं सीधे मुद्दे पर। वो कहती हैं कि आप मुझे पहचान रहे हो? अजय कहता है अच्छी तरीके से पहचान रहा हूँ आपको, क्यों नहीं पहचानूंगा। तो कहती हैं कि आप अगर उस शादी में इतना कुछ नहीं भी करते, दहेज मांगते, तो मेरे पापा दहेज भी देने के लिए तैयार थे। अगर कार मांगते तो कार भी वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने कुछ मांगा नहीं। आपने बोला मेरे पास सब कुछ है, और इधर आप ये सब लोन लेकर कर रहे थे। अजय ने कहा कि मैडम मुझे दहेज मांगना अच्छा नहीं लगा, और मुझे तो आप इतनी पढ़ी लिखी थी, यही सोचकर मैं बहुत खुश था कि चलो पढ़ी लिखी भी हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, तो इसीलिए मैं जो है दहेज तो वैसे भी नहीं मांगता मैं किसी से, लेकिन जब आपसे शादी हो रही थी तो इसलिए मैं दहेज भी नहीं मांगा, और आपके लिए मैंने सारा कुछ कर्जा लेकर के ये सब किया था, लेकिन अब किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसके बाद आराध्या ने कहा कि अब बताओ आपका क्या हाल है, कैसी चल रही है जिंदगी? बोला कैसी चल रही है, जैसा आपके सामने हूँ वैसी ही जिंदगी चल रही है। उन्होंने कहा आपने शादी नहीं की? तो अजय ने कहा कि नहीं मैंने शादी नहीं की। दरअसल उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, मेरे माता पिता भी डिस्टर्ब हो गए, उसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी, और 4 साल बीत गए, उन्हीं की सेवा में लगा हूँ, और मैं अब क्या बताऊँ आपसे, कुछ कहते भी नहीं बन रहा है।
क्योंकि उस शादी को लेकर मैं इतना एक्साइटेड था और मेरे दिल में इतना बस चुका था सब कुछ कि उसके बाद मैं उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाया और इसीलिए ये समझ लीजिए कि मैं वैसे ही जी रहा हूँ। लेकिन मैडम, मैं सच बताऊं तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों, आराध्या गहरी सांस लेती है, कहती है कि देखिए अजय जी, इसमें मेरी गलती नहीं है। दरअसल मैंने इनकार नहीं किया था और मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरी आपसे शादी ना हो। वो तो मेरे मामा जी थे, उन्होंने बहुत दबाव डाला, बहुत प्रेशर डाला और रिश्तेदारों ने दबाव डाला, तो मेरे पिताजी जो है उनके दिमाग में बात बैठ गई और अंत में उन लोगों ने इस शादी के लिए मना किया था। मैंने तो आपसे फ़ोन पर मना नहीं किया था। अजय ने कहा आपने मना नहीं किया था, लेकिन आपने बात भी तो नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि क्या करूं, मैं तो मजबूर थी। कभी कभी इंसान कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसे दूसरों की बातें माननी ही पड़ती हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, आप शादी कर लीजिए। आपके पास इस लोन को देने का दबाव नहीं है। मैं 3 साल तक इस बैंक में रहूंगी, यहाँ पर रहूंगी। 3 साल तक आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन आप जो है प्लीज शादी कर लीजिए। कहता है कहाँ करूं, किससे करूं? मैंने तो सोचा ही नहीं, आखिर कहाँ जाऊं? मेरे माता पिता बीमार हैं। मैं दिन भर स्कूल में रहता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और उसके बाद शाम को चादर ओढ़ के सो जाता हूं। फिर वो आराध्या से पूछता है कि मैडम आप बताइए, आपका क्या हाल चाल है? मेरा कई बार मन किया कि आपको फोन लगाऊं, आपसे बात करूं, लेकिन मैंने 2 साल तक आपका इंतजार भी किया था। फिर पता चला कि आपकी शादी कहीं हो गई है। फिर मैंने आपको कॉल नहीं किया। मैंने सोचा क्या करूं, पता नहीं आप बात करेंगी या नहीं करेंगी, आपको कैसा लगे अगर मैं फ़ोन करूं। अब आराध्या की दोस्तों अभी तक आंखें भर चुकी थी, आंखों से उनके आंसू टपक पड़े। उन्होंने कहा कि आपको कॉल कर लेना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं सच बताऊं तो मेरे रिश्तेदारों ने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने बोला कि क्या हुआ मैडम, आपके साथ क्या हुआ? आपकी तो शादी एक अच्छे खासे घर में, मैंने सुना था किसी बिजनेसमैन के साथ हुई है। आराध्या कहती है कि हाँ हुई तो थी, और जैसे आपने मेरे लिए लोन निकाला था वैसे जो है मेरे पिताजी ने उस शादी के लिए लोन निकाल लिया था। 40-50 लाख रुपए हम लोगों ने लोन निकाल लिया, क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी हुई। मेरे मामा ने ही करवाया। उन्होंने बताया कि उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन जब मेरी शादी हुई मैं वहाँ पर गई तो मुझे पता चला कि वो तो 100 करोड़ रुपए कर्जदार हैं, बैंक का वो लोन ले रखे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ वो एकदम फ्रॉड है एक हिसाब से। तो इसीलिए मुझे बहुत धक्का लगा। मैं 2 ही 4 महीने में वहाँ से चली आई और तलाक के लिए मैंने अर्जी डाल दिया। मेरा अब तलाक हो चुका है। दोस्तों, अजय ये बात सुनकर और हैरान हो गया। बोला क्या बात कर रही मैडम, आप सच कह रही हैं? आराध्या ने कहा हाँ मैं सच कह रही हूँ। जैसे हम लोगों ने आपको फंसा दिया वैसे हमको भी किसी ने फंसा दिया। फिर अजय बोला कि नहीं मैडम, मुझे किसी ने नहीं फंसाया, इसमें मेरे किस्मत की गलती है। पैसे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का मलाल था कि आप जो है मेरी जिंदगी से चली गई। दोस्तों, तब तक जो है उनका प्यून होता है वो चाय लेकर आ जाता है। एक चाय लाता है आराध्या के लिए, फिर आराध्या उसे कहती है कि एक और चाय ले आओ, इनके लिए भी ले आओ। दोस्तों, दूसरा चाय लाता है, कहती हैं लीजिए मास्टर साहब चाय पी लीजिए। वो कहता है कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो बोली पी लो, अभी तक नाराज हो क्या? देखो आखिर मैं भी तो वहीं पर हूँ। आप अपनी शादी का कर्जा भर रहे हैं, मैं अपनी शादी का कर्जा भर रही हूँ। ये कहकर दोनों हंसने लगे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए बोला लेकिन आप तो ऐसे ही हैं, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब तो मैं कहीं की नहीं रही और काश मैंने आपसे शादी कर लिया होता, काश मैंने किसी की बात नहीं मानी होती। लेकिन अब देखो मैं इस मोड़ पर हूँ कि कहीं भी नहीं जा सकती। अब दोस्तों, बैंक में भीड़ थी और भी लोग मैनेजर से मिलने के इंतजार में खड़े थे। फिर वो कहती हैं कि क्या तुम मुझसे सैटरडे को मिलोगे, जब बैंक क्लोजिंग पे रहेगा, यहाँ पर ऑफिशियल सिर्फ वर्क रहेगा, तो आप आ सकते हो। अजय कहता है जी मैडम मैं आ जाऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, आप कहीं भी बुलाएं मैं आ जाऊँगा। दोस्तों, अभी भी उनकी आंखें नम थी। वो कहती हैं ठीक है आप सैटरडे को आ जाना। दोस्तों, शनिवार को बैंक पहुँचता है, लेकिन उस दिन बैंक में कोई नहीं था, सिर्फ आराध्या थी, अपने केबिन में बैठी हुई थी, गेट खुला हुआ था। जाके देखता है कि अंदर कोई नहीं, तो बोलता है मैडम आज तो कोई नहीं है, सिर्फ आप हो बैंक में। उन्होंने कहा कि हाँ टोटली क्लोजिंग डे है, छुट्टी है,
लेकिन आपसे मिलना था, आपसे बातें करनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। वो कहता है थैंक यू मैडम, आपने इतना समय मुझे दिया, अगर मैं इस लायक हूँ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आराध्या कहती हैं कि आप तो बहुत लायक हो मास्टर साहब, मैं ही किसी लायक नहीं हूँ। अब मेरा कोई रिश्तेदार मेरे काम नहीं आ रहा है, मेरी वजह से आप परेशान हुए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। वो अपने हाथों से अजय का हाथ पकड़ लेती हैं। अजय जो है वो कहता है कि मैडम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपके लायक मैं हूँ तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अब दोस्तों इतना सुनते ही जो मैडम थी वो फूट फूट कर रोने लगती हैं और आराध्या जो है वो अजय के सीने से लग जाती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे आपसे ही शादी करनी है। दोस्तों उसके बाद अजय और आराध्या की शादी होती है। ये दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।